गुड मॉर्निंग बच्चों। जल्दी बैठो, ये करें शुरू क्या? कल ऐतिहासिक, अब कोई शोर नहीं करेगा। कल ऐतिहासिक काल का हरियाणा शुरू करवा दिया था। प्राग ऐतिहासिक काल में भी पढ़ लिया था, आदि ऐतिहासिक काल में भी पढ़ लिया था, और कल कौन सा हरियाणा शुरू कर दिया था हमने? ऐतिहासिक काल। कौन सा काल बेटा? ऐतिहासिक काल ऐसा काल था जिसका लिखित साक्ष्य भी मिला और उसको पढ़ा भी गया। उदाहरण के लिए क्या थे हमारे? वेद। और वैदिक काल को कितने पार्टों में बांटा गया? ठीक है, वैसे वैदिक काल पूछे तो 1500 ईसा पूर्व से लेकर 600 ईसा पूर्व, और पूर्व वैदिक काल पूछे तो बेटा, पूर्व वैदिक काल पूछे तो 1500 ईसा पूर्व से लेकर 1000 ईसा पूर्व। इस काल में किसकी रचना हुई थी? ऋग्वेद की। इसलिए इसे क्या कहा जाता है? ऋग्वैदिक काल भी कहा जाता है। ठीक है, और ऋग्वेद में हरियाणा को क्या कहा गया? रज हरियाणे कहा गया। ठीक है, और ऋग्वेद में हरियाणा को क्या कहा गया? रज हरियाणे। एक बेटा ऋग्वेद में ना, ठीक है, एक पेपर में HSSC ने पूछा किस युद्ध का वर्णन मिलता है? 10 राज युद्ध का। लिख लो, ऋग्वेद में हमें किस युद्ध का वर्णन मिलता है? 10 राज युद्ध का वर्णन मिलता है। लिख लो, ऋग्वेद में हमें किस युद्ध का वर्णन मिलता है? 10 राज युद्ध का वर्णन मिलता है। ऋग्वेद में हमें किस युद्ध का वर्णन मिलता है बेटा? 10 राज युद्ध का वर्णन मिलता है। और जो 10 राज युद्ध हुआ था ना, ये राजा सुदास के साथ हुआ था। किसके साथ हुआ था बेटा? राजा सुदास के साथ। कितने राजा टकराए थे? 10 राजा टकराए थे। और इस युद्ध को किसने जीता था? राजा सुदास। और पेपर में आया था राजा सुदास किस वंश का राजा था? भारतवंशी राजा था। राजा सुदास किस वंश का राजा था बेटा? भारतवंशी राजा था। ठीक है, लिख लो, 10 राज युद्ध किस नदी के किनारे हुआ था? पुरुषणी नदी के किनारे। ये भी क्वेश्चन आ गया। 10 राज युद्ध किस नदी के किनारे हुआ? और आज पुरुषणी नदी को हम क्या बोलते हैं? रावी नदी बोलते हैं। लिख लो, 10 राज युद्ध किस नदी के किनारे हुआ था? पुरुषणी नदी के किनारे हुआ था। लिख लो, 10 राज युद्ध किस नदी के किनारे हुआ था? पुरुषणी नदी के किनारे। कौन सा युद्ध हुआ था बेटा? 10 राज युद्ध हुआ था। कितने राजाओं के साथ हुआ था? राजा सुदास का 10 राजाओं के साथ हुआ था। और इस युद्ध को किसने जीत लिया था? राजा सुदास। और राजा सुदास किस वंश का राजा था? भारतवंशी राजा होता था। राजा सुदास किस वंश का राजा होता था बेटा? भारतवंशी राजा होता था सुदास। तो राजा सुदास ने किस युद्ध को जीत लिया था? 10 राज युद्ध को जीत लिया था। राजा सुदास ने किस युद्ध को जीत लिया था? 10 राज युद्ध को जीत लिया था। और राजा सुदास किस वंश का राजा था? भरतवंशी राजा हुआ था। ये युद्ध किस नदी के किनारे हुआ था? और पुरुषणी नदी को किस नाम से जानते हैं? रावी नदी के किनारे ये युद्ध हुआ था। एक बार HSSC ने पूछा यह युद्ध किस युद्ध के आसपास लड़ा गया? महाभारत के युद्ध के पास लड़ा गया। ये नया क्वेश्चन बनेगा। 10 राज युद्ध किस युद्ध के आसपास लड़ा गया था? महाभारत के युद्ध के आसपास लड़ा गया था। ठीक है, देखो, ऋग्वेद का काल 1500 से 1000 ईसा पूर्व है ना। और महाभारत का युद्ध कब हुआ बेटा? 900 ईसा पूर्व हुआ ना। महाभारत का युद्ध HSSC ने पूछा कब हुआ था? 900 ईसा पूर्व हुआ था। और इसका टेन्योर भी यही है ना, लगभग यही है, 1500 से 1000 ईसा पूर्व है। तो पेपर में आया था ये 10 राज युद्ध किस युद्ध के आसपास लड़ा गया था? तब आपका युद्ध क्वेश्चन आएगा महाभारत के
युद्ध के आसपास लड़ा गया था। तो महाभारत के ना एक बार क्वेश्चन आया था, एक महाभारत में द्रोण पर्व है बेटा, कौन सा पर्व है, और इसमें योद्धे गणराज्य का वर्णन मिलता है। योद्धे गणराज्य हरियाणा का है, लिख लो। महाभारत के किस पर्व में योद्धे गणराज्य का वर्णन मिलता है, तो महाभारत के द्रोण पर्व में। ये क्वेश्चन आ चुका है बेटा। महाभारत के किस पर्व में योद्धे गणराज्य का वर्णन मिलता है, तो महाभारत के द्रोण पर्व में। महाभारत के किस पर्व में योद्धे गणराज्य का वर्णन मिलता है, तो महाभारत के किस पर्व में मिलता है बेटा, द्रोण पर्व में। महाभारत में 18 पर्व है। कितने पर्व रहेंगे महाभारत के अंदर, 18 पर्व रहेंगे। इसमें किस पर्व में योद्धे गणराज्य का वर्णन मिलता है, द्रोण पर्व में योद्धे गणराज्य का क्या मिलता है, वर्णन मिलता है। महाभारत के किस पर्व में योद्धे गणराज्य का वर्णन मिलता है, तो महाभारत के द्रोण पर्व में हमें किस गणराज्य का वर्णन मिलता है बेटा, योद्धे गणराज्य का वर्णन मिलता है। महाभारत के किस पर्व में मिलता है, द्रोण पर्व में हमें योद्धे गणराज्य का क्या मिलता है, वर्णन मिलता है। याद रह जाएगा ना, महाभारत के किस पर्व में मिलता है, द्रोण पर्व में हमें योद्धे गणराज्य का क्या मिलता है, वर्णन मिलता है। कोई दिक्कत तो नहीं है, ठीक है। तो महाभारत का युद्ध किस युद्ध के पास लड़ा गया था, दशराज युद्ध के आसपास कौन सा युद्ध लड़ा गया था, महाभारत का युद्ध लड़ा गया था। यहाँ तक कोई दिक्कत है, वेरी गुड, ठीक है। अब सबसे इंपॉर्टेंट मैंने कल आपको बताया था, ठीक है, जैसे वैदिक सभ्यता को किन लोगों ने बसाया था, वैदिक सभ्यता, ठीक है। 2 पार्टों में पूर्व वैदिक काल तो हमने पढ़ लिया, कब से कब तक था, 1500 से 1000, और उत्तर वैदिक काल कब से कब तक था बेटा, उत्तर वैदिक काल कब से कब तक था, 1000 ईसा पूर्व से लेकर 600 ईसा पूर्व। इस में किसकी रचना हुई थी बेटा, ऋग्वेद के बाद सामवेद। सामवेद पेपर में ये क्वेश्चन तो नहीं आया, सामवेद। सामवेद को किसका जनक कहा जाता है, किसका जनक कहा जाता है बेटा, संगीत का जनक कहा जाता है। पेपर में ये क्वेश्चन आया, संगीत के सबसे प्राचीनतम साक्ष्य हरियाणा में कहाँ से मिले, सुध यमुना नगर से मिले थे। लिख लो, संगीत के सबसे प्राचीनतम साक्ष्य हरियाणा में कहाँ से, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट में डाल लो बेटा। संगीत के सबसे प्राचीनतम साक्ष्य हरियाणा में कहाँ से मिले थे, सुध यमुना नगर से मिले थे। संगीत के सबसे प्राचीनतम साक्ष्य हरियाणा में कहाँ से मिले थे, सुध यमुना नगर से। संगीत के सबसे प्राचीनतम साक्ष्य हरियाणा में कहाँ से मिले थे बेटा, सुध यमुना नगर से संगीत के क्या मिले थे, सबसे प्राचीनतम साक्ष्य मिले थे। संगीत के सबसे प्राचीनतम साक्ष्य किस जगह से मिले थे, शुद्ध काम पर रहेगा आपका यमुना नगर। यहाँ से संगीत के क्या मिले थे, सबसे प्राचीनतम साक्ष्य मिले थे। और एक है ना, जैसे 9वीं शताब्दी में अगरवा से एक ईंट मिली थी, क्या मिली थी बेटा, अगरवा से क्या मिली थी, एक ईंट मिली थी। और इस ईंट पर क्या लिखा गया था, सारे पा गा मा, ठीक है। तो जो सारे पा गा मा का, इसका वर्णन सबसे पहले किस वेद में मिलता है, सामवेद में। तो 9वीं शताब्दी में अगरवा से जो ईंट मिली थी ना, उस पर क्या लिखा हुआ था, सारे गा मा पा लिखा था, ठीक है। तो संगीत के 2 जगह से साक्ष्य मिलते हैं, एक तो शुद्ध यमुना नगर से, और एक कहाँ से मिले बेटा, अगरवा इंसार से मिले थे। संगीत के हमें लिख लो 2 जगह से साक्ष्य मिले थे। संगीत के 2 जगह से साक्ष्य मिले थे, एक तो शुद्ध यमुना नगर से मिले थे, और एक कहाँ से मिले थे बेटा, अगरवा इंसार से मिले थे। एक तो कहाँ से मिले थे, शुद्ध यमुना नगर से मिले थे, और एक कहाँ से मिले बेटा, अगरवा इंसार से। किसके साक्ष्य मिले थे हमें, संगीत के क्या मिले थे, साक्ष्य मिले थे। याद रह जाएगा ना। तो सामवेद को किसका जनक कहा जाता है, संगीत का जनक कहा जाता है। 9वीं शताब्दी में अगरवा से क्या मिली थी, एक ईंट मिली थी, जिस पर क्या लिखा हुआ था, सारे गा मा पा लिखा हुआ था। तो उत्तर देखो, वैदिक काल में भी हरियाणा का वर्णन मिलता है ना, क्योंकि ऋग्वेद में हरियाणा को क्या कहा गया, रज हरियाणे।
उत्तर वैदिक काल में भी हरियाणा का क्या मिल रहा है, वर्णन मिल रहा है। ठीक है, यहाँ तक समझ आ गया। ठीक है, अब मैंने आपको बताया था वैदिक सभ्यता को किसने बसाया था बेटा, आर्यों ने बसाया। और आर्यों का अर्थ क्या होता है, श्रेष्ठ या सर्वश्रेष्ठ। आर्यों का अर्थ क्या होता है बेटा, श्रेष्ठ या सर्वश्रेष्ठ को क्या बोला जाता है, आर्य बोला जाता है। आर्यों ने किस सभ्यता को जन्म दिया, वैदिक सभ्यता को किसने जन्म दिया था, आर्यों ने जन्म दिया था। और वे जो आर्य है ना, मैंने आपको बताया था कहाँ से आए थे बेटा, मध्य एशिया से आए थे। कहाँ से आए थे, मध्य एशिया। और आर्यों ने, लिख लो हरियाणा को, आर्यों ने हरियाणा को देवभूमि कहा था। क्या कहा था बेटा, देवभूमि कहा था। लिख लो, आर्यों ने हरियाणा को क्या कहा था, देवभूमि कहा था। ये क्वेश्चन आ चुका है बेटा। आर्यों ने हरियाणा को क्या कहकर संबोधित किया था, देवभूमि। आर्यों ने हरियाणा को क्या कहकर संबोधित किया था, आर्यों ने हरियाणा को आकर क्या कहा था, ये किसकी भूमि है, देवभूमि है। आर्यों ने हरियाणा को क्या कहकर संबोधित किया था, देवभूमि कहकर संबोधित किया था। आर्य मध्य एशिया से आए थे, ये बात हमें किसने बताई बेटा, मैक्स मुलर ने बताई। आर्य मध्य एशिया से आए थे, ये बात हमें किसने बताई थी, मैक्स मुलर ने बताई थी। किसने बताई थी बेटा, मैक्स मुलर ने बताई थी। किसने बताई थी, मैक्स मुलर ने कहा था आर्य कहाँ से आए थे, मध्य एशिया से आर्य आए थे। ठीक है, आर्यों ने हरियाणा को कौन सी भूमि कहा था, देवभूमि कहा था। ठीक है, और आर्य है ना, ठीक है, जैसे आर्य ने वैदिक सभ्यता को जन्म दिया, और वैदिक सभ्यता का पालना हरियाणा को कहा जाता है। ये क्वेश्चन इंडिया जीके ने पूछा था, वैदिक सभ्यता का पालना किसको कहा जाता है, हरियाणा को कहा जाता है। ये एसएससी का क्वेश्चन था बेटा, वैदिक सभ्यता का पालना किसको कहा जाता है, हरियाणा को कहा जाता है। वैदिक सभ्यता का पालना किसको कहते हैं, हरियाणा को कहा जाता है। वैदिक सभ्यता का पालना किसको कहा जाता है बेटा, हरियाणा को। किस सभ्यता का पालना कहा जाता है, वैदिक सभ्यता का पालना किसे कहते हैं, हम हरियाणा को कहते हैं। वैदिक सभ्यता का पालना हम किसको बोलते हैं, हरियाणा को। और आर्य आकर हरियाणा में कहाँ पर बसे थे, पेहवा कुरुक्षेत्र में बसे थे। ठीक है, और आर्य आकर हरियाणा में, आर्यों ने ना, आर्य वैसे पूछा जाए ना, कोई पर्टिकुलर जगह पूछे तो आर्य कहाँ बसे थे, तो आर्य सपत सिंधु प्रदेश में बसे थे। आर्य आकर किस प्रदेश में बसे थे, सपत सिंधु प्रदेश में आकर बसे थे। लिख लो, आर्य आकर कहाँ बसे थे बेटा, सपत सिंधु प्रदेश में आर्य आकर बसे थे। आर्य आकर हरियाणा में कहाँ पर बसे थे बेटा, सपत सिंधु प्रदेश में कौन आकर बसे थे, आर्य आकर बसे थे। आर्य हरियाणा में कहाँ पर आकर बसे थे, सपत सिंधु प्रदेश में कौन आकर बसे थे, आर्य आकर बसे थे। आर्यों ने हरियाणा को क्या कहा था, देवभूमि। आर्य हरियाणा में प्रॉपर कहाँ आकर बसे थे, पेहवा कुरुक्षेत्र में बसे थे। ठीक है, तो लिख लो आर्यों का हरियाणा में कहाँ कहाँ पर वर्णन मिलता है, या वैदिक सभ्यता का हरियाणा में कहाँ। एक ही बात है, चाहे मैं वैदिक सभ्यता का हरियाणा में किस जगह से वर्णन मिलता है ये बात कहूँ, चाहे हरियाणा में आर्यों का कहाँ से वर्णन मिलता है, दोनों क्या है, एक ही बात है। क्योंकि वैदिक सभ्यता को किसने बसाया, आर्यों ने बसाया। तो लिख लो, वैदिक सभ्यता के प्रमुख स्थल हरियाणा में, वैदिक सभ्यता के, वैदिक सभ्यता के, वैदिक सभ्यता के हरियाणा में प्रमुख स्थल, हरियाणा में प्रमुख स्थल। ठीक है, एक तो बेटा आपका हो गया पेहवा, जो कहाँ पर रहेगा आपका, कुरुक्षेत्र में रहेगा। एक सुध, जो कहाँ पर रहेगा बेटा, यमुना नगर में रहेगा। एक थानेसर, जो आपका कहाँ पर रहेगा, कुरुक्षेत्र में रहेगा। लिख लो, वैदिक सभ्यता से संबंधित हरियाणा के प्रमुख स्थल, वैदिक सभ्यता से
संबंधित हरियाणा के प्रमुख स्थल। वैदिक सभ्यता से संबंधित हरियाणा के प्रमुख स्थल लिख लो बेटा। एक कल हमने पढ़ा था दौलतपुर। दौलतपुर कहाँ पर है? कुरुक्षेत्र में है। ये भी वैदिक सभ्यता से संबंधित हरियाणा का प्रमुख स्थल है, दौलतपुर। ये कहाँ पर है बेटा? कुरुक्षेत्र में। दौलतपुर कहाँ पर रहेगा आपका? कुरुक्षेत्र में रहेगा। कहाँ पर रहेगा दौलतपुर आपका? कुरुक्षेत्र में रहेगा। एक शुद्ध यमुनानगर को छोड़कर बाकी सारे स्थल कहाँ पर है? कुरुक्षेत्र में। तो वैदिक सभ्यता कहाँ पर आकर बसी थी बेटा? पेहवा कुरुक्षेत्र में आकर बसी थी ना। तो इसीलिए वैदिक सभ्यता का पालना किसको कहा जाता है? हरियाणा को कहा जाता है। तो वैदिक सभ्यता से संबंधित प्रमुख स्थल पूछे तो कौन से हो गए? एक तो हो गया आपका थानेसर कुरुक्षेत्र हो गया, दौलतपुर हो गया, ठीक है, और कौन सा हो गया? शुद्ध यमुनानगर। एक कल हमने भगवानपुर भी बताया था, ठीक है। भगवानपुर से मैंने क्या बताया था? क्या साक्ष्य मिले थे? सिंधु सभ्यता के लोग और आर्य क्या रहते थे? एक साथ। तो भगवानपुर तो ऑटोमेटिक हो गया, ठीक है। एक कौन सा स्थल हो गया बेटा? भगवानपुर हो गया। भगवानपुर कहाँ पर है? कुरुक्षेत्र में। कल जब मैं एक सिंधु सभ्यता के स्थल बता रहा था तो भगवानपुर की विशेषता बताई थी। भगवानपुर बेटा ऐसा स्थल था जहां से ऐसे साक्ष्य मिले थे कि सिंधु सभ्यता के लोग और आर्य क्या रहते थे? एक साथ रहते। लेकिन ऐसा पॉसिबल है नहीं है। लेकिन ना, ये एक शुद्ध यमुनानगर याद करना है बेटा। बाकी के सारे स्थल कहाँ पर है? कुरुक्षेत्र में। चाहे थानेसर पूछे, चाहे पेहवा पूछे, चाहे आपका दौलतपुर पूछे और चाहे आपका भगवानपुर पूछे, ये किस मतलब सभ्यता के स्थल है? हरियाणा में वैदिक सभ्यता के स्थल रहेंगे। हड़प्पा सभ्यता की हम जब मैं आपको स्थल पढ़ा रहा था ना, तो सबसे पहले राखीगढ़ी हिसार का था, जहाँ से नरकंकाल मिला था। उसके डीएनए को खोजा गया तो वो उसकी द्राविड़ लोगों से मैच हुआ था दक्षिण भारत में, ठीक है। तो सिंधु सभ्यता को किस लोगों ने बसाया? द्राविड़ लोग। और सिंधु सभ्यता का क्षेत्रफल लगभग कितने लाख? 13 लाख वर्ग किलोमीटर था। कितने देशों में फैली हुई है? 3, भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान। सबसे बड़ा स्थल पूछे तो पाकिस्तान में मोहनजोदड़ो, और भारत में पूछे तो वर्तमान में धोलावीरा। हरियाणा में पूछे तो राखीगढ़ी। राखीगढ़ी को 2 फेज में खोज हुई। पहले 63 से 69 डॉक्टर सूरजबान ने, 97 से 99 अमरिंदर नाथ घोष ने, और यहाँ से डीएनए में एक क्या मिला था? नरकंकाल मिला था, ठीक है। राखीगढ़ी, हिसार, फिर फतेहाबाद से लगते 3 स्थल आज बनावली हो गया, भीड़ाना हो गया, कुणाल हो गया, ठीक है। बनावली से मतलब सारी चीज़ें मेन विकसित स्थल है तो सारी चीज़ें लगभग वहाँ से मिलेगी, ठीक है। कुणाल से राजा का मुकुट मिला। भीड़ाना सबसे पुराना स्थल है, और सबसे पुराना स्थल कब घोषित किया गया? 2014 में, ठीक है। फिर कुरुक्षेत्र के प्रमुख स्थल निकाल लो। कुरुक्षेत्र में एक जोगन खेड़ा था जहाँ से तांबे गलाने की क्या मिली थी? भट्टी मिली थी। एक दौलतपुर था, दौलतपुर से क्या मिला था? मिट्टी की मोहरें मिली। भगवानपुर से हमें मिला कि सिंधु सभ्यता के लोग आर्य एक साथ रहते थे। 4 आप रोहतक के मदीना गिरावड़, जिनकी खोज एमडीयू के छात्र विवेक डांगी ने की। एक दक्ष खेड़ा था जो आपका रोहतक में था, और एक आपका फरमाना खास जो राखीगढ़ी के बाद सबसे बड़ा स्थल था। वहाँ से कंकाल, कब्र, सेलखड़ी लिपि की क्या मिली थी? मोहरें मिली थी। बालू कैथल में था जहाँ से फल व सब्जियों के साक्ष्य और लहसुन की खेती के क्या मिले थे? मिथातल 1968 में भिवानी में था जहाँ से सुनियोजित क्या मिला? नगर कुषाण काली। यानी वो चीज़ें याद है कि नहीं है? सभी को याद है ना? वेरी गुड, ठीक है। तो वैदिक सभ्यता के हरियाणा में प्रमुख स्थल पेहवा हो गया, शुद्ध हो गया, थानेसर हो गया, दौलतपुर हो गया और भगवानपुर हो गया, ठीक है। अब बेटा जैसे ही वैदिक सभ्यता है ना, ठीक है, वैदिक सभ्यता समाप्त होती है, क्योंकि वैदिक सभ्यता का टेन्योर है 1000 से 600 ईसा पूर्व। वैसे कंप्लीट वैदिक सभ्यता पूछे तो 1500-600 ईसा पूर्व है। उत्तर वैदिक काल कब समाप्त हो गया? 1000 से 600 ईसा पूर्व। अब बेटा जैसे ही 600 ईसा पूर्व आया ना, तो एक भारत में उदय हुआ महाजनपद काल। एडिंग डाल लो, महाजनपद काल। कौन सा काल आया बेटा? अब हम पढ़ेंगे महाजनपद काल में हरियाणा का वर्णन। अब हम क्या पढ़ेंगे? महाजनपद काल में हरियाणा का वर्णन। अब हम क्या पढ़ेंगे बेटा? महाजनपद काल में
हरियाणा। देखो सीक्वेंस में पढ़ो, पहले तो हम प्राग ऐतिहासिक काल में हरियाणा का वर्णन पढ़ा, एक खोपड़ी मिली, ठीक है, पिंजौर पंचकुला, सीसवाल सभ्यता नवपाषाण काल की वस्ती है, ठीक है। प्राग ऐतिहासिक काल के बाद आदि ऐतिहासिक हड़प्पा हमने पढ़ लिया, फिर ऐतिहासिक में वैदिक सभ्यता के 5 केंद्र हमने पढ़ लिए। अब पढ़ेंगे महाजनपद काल में हरियाणा। तो महाजनपद काल है ना, ये 600 ईसा पूर्व था। ये कब था बेटा? 600 ईसा पूर्व कौन सा काल था? महाजनपद काल था। लगभग 600 ईसा पूर्व कौन सा काल आएगा बेटा? महाजनपद काल आएगा। कौन सा काल आएगा? और महाजनपद काल के साथ साथ ही ना बाद में आएगा आपका बौद्ध धर्म और जैन धर्म, उसमें भी हरियाणा का हमें वर्णन मिलेगा। वैसे अलग से भी हम पढ़ेंगे, महाभारत काल में हरियाणा को बहुधान्य कहा जाता था, वो भी बात पढ़ेंगे, लेकिन हम सीक्वेंस में चल रहे हैं। महाजनपद काल कब हुआ? लगभग इसका उदय 600 ईसा पूर्व। और पहले के टाइम में ना, जो आप आज भारत पढ़ते हो ना, तो पहले के टाइम में अगर मैं बात करूं, संपूर्ण भारत है ना, ठीक है, जिसका पार्ट है ना पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, सारे भारत के ही पार्ट होते थे। संपूर्ण भारत है ना 16 महाजनपदों में बंटा हुआ था। लिख लो, संपूर्ण भारत 16 महाजनपदों में बंटा हुआ था। पुराने टाइम में लिख लो, संपूर्ण भारत कितने महाजनपदों में बंटा हुआ था? 16 महाजनपदों में बंटा हुआ था। पुराने समय में लिख लो, संपूर्ण भारत कितने महाजनपदों में बंटा हुआ था? 16 महाजनपदों में बंटा हुआ था। पुराने समय में संपूर्ण भारत कितने महाजनपदों में बंटा हुआ था? 16 महाजनपदों में बंटा हुआ था। आज का जो हम अखंड भारत पढ़ते हैं ना, 32,87,263 वर्ग किलोमीटर संपूर्ण भारत है ना, ये इसका से बहुत ज़्यादा क्षेत्रफल होता था। सपोज करो पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, ये सारी चीज़ें भारत का ही तो पार्ट होती थी। संपूर्ण भारत कितने महाजनपदों में बंटा हुआ था? 16 महाजनपदों में बंटा हुआ था। और अगर आए ना भारत का एकीकरण का प्रयास, भारत का एकीकरण का प्रयास सबसे पहले किस वंश ने किया? मौर्य वंश ने किया। और वो कोई राजा पूछे ना जिसने भारत का एकीकरण का सबसे पहले प्रयास किया, चंद्रगुप्त मौर्य। किसने किया था बेटा? चंद्रगुप्त मौर्य ने किया। और चंद्रगुप्त मौर्य ने कितने महाजनपदों को एक किया? 8 महाजनपदों को जीता। लिख लो, अगर कोई वंश पूछे ना बेटा जिसने संपूर्ण भारत का एकीकरण करने का प्रयास किया, तो वो वंश कौन सा था? मौर्य वंश, ठीक है। और अगर पूछे वह कौन सा राजा था जिसने भारत के एकीकरण का पहला प्रयास किया था, तो कौन सा वंश था बेटा? मौर्य वंश। और राजा पूछे तो चंद्रगुप्त मौर्य, ठीक है। अब हम जीटी रोड पढ़ते हैं ना बेटा, जीटी रोड आते ही ना बच्चों के दिमाग में एक ही नाम आएगा, शेरशाह सूरी। तो शेरशाह सूरी से पहले जीटी रोड का निर्माण करवा चुके थे कौन बेटा? चंद्रगुप्त मौर्य। एक एग्जाम में यही क्वेश्चन आया, जीटी रोड का निर्माण किसने करवाया? और ऑप्शन में ना शेरशाह सूरी नहीं था। बच्चे आकर घर आकर लड्डू बांट दिए, ठीक है। बोला 1 नंबर ग्रेस मिलेगी। जिसको 1 नंबर कम था तो वो तो खुश हो गया, 1 नंबर की सभी को क्या मिलेगी? ग्रेस मिलेगी। तो जीटी रोड का निर्माण है ना, अगर ऑप्शन में शेरशाह सूरी ना आए तो किसने करवाया? और उस टाइम जीटी रोड को उत्तरापंथ कहा जाता था। क्या कहा जाता था बेटा? उत्तरापंथ कहा जाता था। लिख लो, उस समय जीटी रोड को क्या कहा जाता था? उत्तरापंथ कहा जाता था। उस समय जीटी रोड को हम किस नाम से जानते थे? उत्तरापंथ के नाम से जानते थे, ठीक है। तो जीटी रोड का सबसे पहले निर्माण किसने करवाया था? चंद्रगुप्त मौर्य ने करवाया। इसने कितने महाजनपद जीते? 8, ठीक है। और महाजनपद काल में ना, ठीक है, एक क्वेश्चन लिख लो, महाजनपद काल में, ठीक है, हरियाणा है ना, लिख लो, कुरु और पांचाल किस महाजनपद का हिस्सा होता था? ये क्वेश्चन आ गया। लिख लो, महाजनपद काल में हरियाणा किन महाजनपदों का हिस्सा होता था? कुरु और
पांचाल का हिस्सा होता था। लिख लो, महाजनपद काल में हरियाणा किन दो महाजनपदों का हिस्सा होता था? कुरु और पांचाल। लिख लो, महाजनपद काल में हरियाणा किन दो महाजनपदों का हिस्सा होता था? कुरु और पांचाल का हिस्सा होता था। लिख लो, महाजनपद काल में हरियाणा किन महाजनपदों का हिस्सा होता था? कुरु और पांचाल का हिस्सा होता था। महाजनपद काल में हरियाणा किन महाजनपदों का हिस्सा होता था? कुरु और पांचाल का हिस्सा होता था। महाजनपद काल में हरियाणा किन दो महाजनपदों का हिस्सा होता था? कुरु और पांचाल। पेपर में आया था बेटा, कुरु की कैपिटल इंद्रप्रस्थ होती थी। कुरु की कैपिटल क्या होती थी? इंद्रप्रस्थ होती थी। और पांचाल की कैपिटल अही छत्र होती थी। पांचाल की कैपिटल कौन सी होती थी बेटा? अही छत्र होती थी। पांचाल की कैपिटल कौन सी होती थी? अही छत्र होती थी। कुरु की कैपिटल कौन सी होती थी? इंद्रप्रस्थ होती थी। और पांचाल की कैपिटल कौन सी होती थी? अही छत्र होती थी। तो ये जो महाजनपद काल में हरियाणा, तो पूरा भारत कितने महाजनपदों में बंटा हुआ था? और हरियाणा पूछे तो कितनों में बंटा हुआ था? दो, कुरु और पांचाल। तो हरियाणा की कैपिटल दो होती थी किसी टाइम में, एक तो इंद्रप्रस्थ होती थी और एक अही छत्र होती थी। हरियाणा की राजधानी चंडीगढ़ से पहले अही छत्र और इंद्रप्रस्थ किसी टाइम में हरियाणा की क्या होती थी? राजधानी होती थी। ये थोड़ा सा डिटेल में पढ़ना है आपको। हरियाणा किसका हिस्सा होता था? कुरु और पांचाल का हिस्सा कौन होता था? हरियाणा होता था। ठीक है। अब जैसे मैंने बताया 8 महाजनपदों को किसने जीता था? चंद्रगुप्त मौर्य ने जीता। ठीक है। और एक सबसे इंपॉर्टेंट एक बात याद रखना, ये क्वेश्चन आया था, जो महाजनपद है ना, महाजनपद, इनकी जानकारी एक बौद्ध ग्रंथ है, बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय में मिलती है। किस में मिलती है? अंगुत्तर निकाय में मिलती है। और एक जैन ग्रंथ है जिसमें महाजनपदों की जानकारी मिलती है, भगवती सूत्र। भगवती सूत्र, ये दोनों लिख लो। महाजनपदों की जानकारी किस बौद्ध ग्रंथ में मिलती है? तो महाजनपदों की जानकारी बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय में मिलती है। और महाजनपदों की जानकारी किस जैन ग्रंथ में मिलती है? भगवती सूत्र में मिलती है। बौद्ध ग्रंथ पूछे तो किस में मिलती है बेटा? अंगुत्तर निकाय में मिलती है। और जैन ग्रंथ पूछे तो किस में मिलती है?